बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बातें जहां होती हैं खुल्लम खुल्ला और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। अब एक ऐसी चीज के बारे में आज आपको हम बताएंगे जो आपको नहीं मालूम, जो इतिहास की किताबों में भी नहीं है। खूब लिखा गया है उस मुद्दे पर, लेकिन फिर भी दावा किया जा रहा है कि सच नहीं है इतिहास की किताबों में। इसमें कितनी सच्चाई है हम लोग आज बात करेंगे। और आज जो मेरे मेहमान हैं, आज इनको देश दुनिया सिर्फ जानती नहीं है। ये जिन मुद्दों पर ये काम करते हैं, इनके काम को देखकर लोग फिर उसके बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और सच को खरीदने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। ये भी कहता हूं जाने माने के साथ कंट्रोवर्शियल विवेक जी के साथ आज हमारे प्रोग्राम में ओम जी उपाध्याय भी आए, डायरेक्टर ICHR, और मेरे दोस्त और लगभग को होस्ट शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका। विवेक जी की फिल्म आ रही है द बंगाल फाइल्स। मुद्दा बहुत गंभीर है, डायरेक्ट एक्शन डे। हम सब ने, आपने पढ़ा है NCERT किताबों में, ऐतिहासिक किताबों में, जब मुस्लिम लीग ने 1946 में कलकत्ता के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कत्लेआम मचाया, दंगा हुआ, हज़ारों लोग मारे गए। कोई कहता है 4000 ऑफिशियली है, अनऑफिशियली लोग कहते हैं 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। वो सारा इतिहास तो उनके एक इतिहासकार और एक इतिहास पे जिन्होंने फिल्म बनाई वो बैठे हैं, सारा डेटा आपको देंगे। लेकिन विवेक जी, मैं शुरुआत ये पूछना था, आप ये सारी बवाल फिल्में क्यों बनाते हैं? कश्मीर फाइल्स, क्योंकि सर बवाल होता है इसलिए मैं बनाता हूँ। बवाल रुकवा दीजिए। आप मुर्शिदाबाद में राइट्स हुई थी, आप मत करवाइए तो मैं नहीं बनाऊंगा। आप पहलगाम में अटैक मत कराइए, मैं नहीं बनाऊंगा। आप कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड मत करिए, नहीं बनाऊंगा। और डायरेक्ट एक्शन डे, जो डायरेक्ट आपने दंगा वर्ड यूज़ किया, हमें दंगा बताया गया नहीं, हाँ, क्योंकि वो हमारा एजुकेशन ने ऐसा उसको बता दिया। ये कम्युनिस्ट लोगों ने सारा किया है और ये ओपन कॉल था जेनोसाइड का। तो मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दूं, क्योंकि व्यूअर्स को नहीं पता है तो उनको पता चलेगा। ये क्या था कि एक युद्ध हुआ। आप इसको इस नज़र से देखिए, एक युद्ध हुआ। युद्ध होता है ज़मीन के लिए और रिसोर्सेज के लिए। जिन्ना ने बोला, या मुस्लिम लीग ने बोला कि हम आपकी ज़मीन छीन लेंगे और रिसोर्सेज छीन लेंगे और हम पाकिस्तान बनाएंगे। हमारे यहाँ गांधी जी, नेहरू जी और जो भी कांग्रेस के वो लोग थे, उस वक्त कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस बोला जाता था। अच्छा। हिस्ट्री की सारी बुक्स में बड़े से बड़े लेखकों ने उसको हिंदू कांग्रेस लिखा हुआ है। और मुस्लिम लीग इस तरह से डिवाइडेड थी इंडियन पॉलिटिक्स। कांग्रेस हिंदुओं का पॉइंट ऑफ व्यू बताती थी और मुस्लिम लीग मुस्लिमों का। तो हमारे जो हिंदू कांग्रेस थी उसने ये बोला कि तुम छीन ही नहीं सकते, हम छीनने नहीं देंगे। दो स्ट्रेटजीज यूज हुई। गांधी जी ने कहा मैं हिंदू मुस्लिम एकता इतनी स्ट्रांग कर दूंगा कि पाकिस्तान बनेगा नहीं। जिन्ना ने ऐलान किया कि अब या तो डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया। ये पढ़ा हमने। हाँ, और दूसरी चीज आपने जो नहीं पढ़ी, जो हमने फिल्म में दिखाई है, जो कोट अनकोट बता रहा हूं हिंदी में ट्रांसलेट करके, सुहरावर्दी जो प्राइम मिनिस्टर था बंगाल का उस वक्त, उसने शहीद मीनार से ऐलान किया, 2 दिन की छुट्टी कर दी उसने कि जॉब करो, और हिंदू जेनोसाइड का प्रॉपरली ऐलान किया। वो ये था कि आज 16 अगस्त रमज़ान का 8वां दिन है, तब रमज़ान चल रहा था अगस्त में। इसी दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी, जिसमें 313 मुसलमानों ने हज़ारों बुत परस्तों को मौत के घाट उतारा था और युद्ध जीता था। आज फिर से वो जिहाद का दिन आया है, जिसकी इजाज़त हमको अल्लाह ने दी है। कलकत्ता में इतने हिंदुओं का खून बहाओ कि यहां सिर्फ मुस्लिम लोग रह जाएं, ताकि कलकत्ता पाकिस्तान में चला जाए। ये सोहरावर्दी का कोट है, भाषण है, कोट अनकोट है। ये जिन्ना ने भी सेम थिंग बोली है और वही सोहरावर्दी ने उसको रिपीट किया है। और 24 पुलिस थाने थे कलकत्ता में, जिनमें से 22 में हिंदू लोगों को हटा के मुस्लिम इंस्पेक्टर रखे गए, और 2 जो बच गए 24 में से, उसमें एंग्लो इंडियन ऑलरेडी थे तो उनको छोड़ दिया गया। इसके पैम्फलेट छपे हुए हैं, जैसे होलोकॉस्ट के पैम्फलेट्स हैं, उसमें पूरी विधि लिखी हुई है कि किस तरह से हिंदुओं का जेनोसाइड करना है। घरों पे मार्क लगाए गए हैं, और 2 दिन में 40,000 लोगों को मारा गया। ये 8,000, 10,000, 4,000, आप ना फंसिए ये लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा में। मैं आपको ओरिजिनल गवर्नर की जो रिपोर्ट है, जो गायब कर दी गई हमारे यहाँ से, वो अभी दिखा दूंगा आपको, छोड़ भी जाऊंगा यहाँ पे। 40,000, मैं तो 4,000 ऑफिशियल बता रहा था सर, जो ऑफिशियली बताते हैं। 40,000 हमारी फिल्म में देखिए, ये आपकी आंखों के सामने। ये नीचे लिखिए किसने बोला, ये सर हेनरी जोसेफ टाइनम्स। हाँ, या सेंसेशनल स्टेटमेंट। 40,000 लोग एक शहर में मारे गए। हाँ, Sir Henry Truman, the governor of Central Provinces who arrived at Liverpool today, told Reuters
तब भी थी रॉयटर, जो एक कंपनी है जो वायर एजेंसी, दैट इट हैड बीन एस्टिमेटेड दैट द कैलकाटा राइट्स, अच्छा बाय द वे इसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स का नाम दिया गया, ये मुस्लिम लीग ने दिया है, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। कैलकाटा राइट्स हैड कॉज्ड मोर देन 40,000 कैजुअलिटीज रादर देन 4,000 ऑफिशियली स्टेटेड, करेक्ट। और उतना नीचे लिखता है एंड आई बिलीव मोर देन दैट नंबर वाज थ्रोन इनटू द हुगली रिवर। 40,000 तो मारे और 40,000 से ज्यादा हुगली नदी में फेंक दिया। अच्छा, अब ये 4,000 की जो थ्योरी है, मैं जरा एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने कश्मीर में भी इस पर रिसर्च किया। कहते हैं अरे कश्मीर में तो 150-200 ही लोगों की रिपोर्ट लिखी हुई है। अरे जो आदमी का घर जल रहा है, जो छोड़ छोड़ के जम्मू भाग रहा है, वो पुलिस स्टेशन जाएगा कि रिपोर्ट लिखाएगा? इसलिए रिपोर्ट नहीं। यहां भी यही हुआ। आपने जब सबको मौत के घाट उतार दिया, पुलिस स्टेशन में आप 24 में से 22 मुस्लिम लोगों को रख दिया, मुस्लिम लीग के लोगों को रख दिया, तो कहां से आपको कैजुअलिटी की रिपोर्ट मिलेगी? दूसरा क्या हुआ, जो मार्गरेट, बड़ी कई सारी जो जर्नलिस्ट वहां पे थे टाइम और लाइफ मैगजीन के, उनके सारे स्टेटमेंट्स तो मैंने सारे न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम एंड लाइफ मैगजीन से निकाले हैं। ये महीने भर तक, हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, महीने भर तक काला धुआं और गिद्धों के काले पंखों से धूप नहीं आती थी कलकत्ता में। हो सकता है थोड़ा पोइटिक लिखा हो, पर अर्थ आप समझ गए। प्रॉब्लम यह था कि जो लोग चिता जलाते हैं उनको भी मार डाला था, जो शहर की सफाई करते हैं उनको भी मार डाला था। तो लाशें शहर में बिछ गई थी, और चील गिद्ध कौए खा रहे थे। आप जब डायरेक्ट एक्शन डे जो लोग आपका देखेंगे, आपके तो बड़े समझदार वो लोग हैं व्यूअर्स, वो जब देखेंगे तो जाके सिर्फ डायरेक्ट एक्शन टाइप करें और इमेजेस पे चले जाएं। पहली जो 8-10 पिक्चरें मिलेंगी वो आपको सिर्फ कंकाल भरे हुए हैं सड़कों में और गिद्ध और चील खा रहे हैं। हमने अपनी फिल्म में भी दिखाया, ट्रेलर में भी दिखाया उसको। ये हालत थी डायरेक्ट एक्शन डे की। फिर हुआ क्या, 2 दिन बाद गोपाल पाठा, जिनकी एक मीट शॉप थी, गोपाल चंद मुखर्जी, पर पाठा उनको बोला जाता है क्योंकि वहां पे बकरे को पाठा बोलते हैं। उनको भी किसी ने नाम दे दिया बुचर ऑफ कैलकाटा। नहीं बुचर ऑफ, ये अरे आप किनके चक्करों में फंस रहे हैं? ये सुहरावर्दी के लिए अमृत बाजार पत्रिका की हेडलाइन थी, द बुचर ऑफ बंगाल। वो पूरा सीन है मेरी फिल्म में। मुजीबुर रहमान वो पेपर लेके आए थे उनके पास, और आपको पता है ज्योति बासु भी इसमें शामिल थे इन लोगों के साथ। उनका नाम बिल्कुल हटा ही दिया गया इतिहास के पन्नों से। मुजीबुर रहमान ने सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी में झंडा लहराया था पाकिस्तान का, और वहां से सारी लड़ाई चली। सर अभी जितनी बात हुई इस पर और बात करते हैं। गोपाल पाठा पे तो मैं अलग से बात करना चाहता हूं। जी ठीक, पहले तो अब जो उन्होंने आपको एक प्रेमाइस दिया, मतलब कहां से फिल्म आ रही है, किस थॉट से बन रही है जी। उन्होंने अब कोटेशन दे दिया, मुझे अखबार दिखाया, तो मैं कुछ 40,000 लोग आप बता रहे हैं कि क्लेम किया गया था उस वक्त ऑफिशियली। अब भी 4,000 बताए, तब भी 4,000 बताते थे। यहां से भूमिका बनती है भारत के विभाजन की, कि इन किलिंग्स के बाद, इतने जेनोसाइड के बाद, और 40,000 है तो जेनोसाइड ही है, लेकिन अगर जेनोसाइड तब है जब एक तरफा है, तो पहले यही बताएं, ये एक तरफा था, हिंदू ही मरे थे? हाँ, नहीं, मुस्लिम मरे एज अ रिटेलिएशन। जब रिटेलिएट किया गोपाल मुखर्जी वगैरह ने यूनाइट होके, तो फिर क्या हुआ कि सोहरावर्दी को घुटने टेकने पड़े, और उसने बोला मुझे, उसने कोट है उसका, उसने कहा मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। तो मुजीबुर रहमान ने पूछा किस चीज का डर? उसने बोला हिंदुओं के यूनाइट होने का। और उसके बदले में फिर नोआखली जेनोसाइड हुआ, जहां गांधी जी 6-7 महीने रहे। राइट, वहां तो लाशों का अंबार बिछ गया था, मतलब वो तो और अच्छा, और वहां पे ये वन साइडेड ही था भाई। पाकिस्तान ने कहा कि हम हिंदुओं को मारेंगे और इतना ब्लड शेड करेंगे कि डर के मारे, हार की स्ट्रेटेजी होती है ना वॉर की, कि आप इतना तो पाकिस्तान देना पड़ेगा। गांधी जी, नेहरू जी ने बोला ऐसा हो नहीं पाएगा, हम यहां पे इतना अमन कर देंगे दोनों के बीच में कि जब मुस्लिम ही मना कर देंगे। लेकिन पार्टीशन इसके बाद हुआ, तो इस डायरेक्ट एक्शन डे को जिम्मेदार बताया जाता है देश के अंदर, जो गांधी जी नहीं चाह रहे थे, कहते हैं नेहरू जी नहीं चाह रहे थे। उसके बाद उनको लगा कि ये जो हुआ बंगाल में, ये पूरे देश में हो सकता है, कत्लेआम हो जाएगा, तो पार्टीशन होता ही नहीं अगर ये दोनों इंसिडेंट नहीं होते। तो फिर भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस ने हामी भर दी, ऐसा इतिहास हमको बताता है। तो ये जो आप, जो विवेक जी ने जो टॉपिक चुना है, कि बेसिकली आपको भारत के विभाजन की असल जड़ में लेकर के जा रहा है, यही है ना सर? जी, ठीक। अब जो इतिहास उन्होंने बताया ओम जी, उसमें कहीं आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बताइएगा, कहीं एग्जैजरेशन है क्या? देखिए, जो भारत के विभाजन की 1947 में पूरी कहानी है, वो सौरभ जी दुनिया के रिकॉर्डेड हिस्ट्री की, जो लिखित इतिहास है, उसकी सबसे ज़्यादा ट्रेजिक घटनाओं में से एक है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।
क्योंकि कुछ लोगों के गुनाह के कारण, कुछ लोगों की गलतियों के कारण, मुट्ठी भर लोगों की गलतियों के कारण, या उसकी ठीक तैयारी ना करने के कारण, ठीक समय ना लेने के कारण 1.5 करोड़ लोग सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ अपना सब घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भेड़ बकरियों की तरह से खदेड़ दिए जाते हैं। और जो नंबर्स की बात आप कर रहे हैं ना, मैं तो उस दौर के सारे लगभग हिस्टोरियंस को जब पढ़ता हूं, या सारे जो प्राइमरी रिकॉर्ड्स हैं उनको जब हम लोग खंगालते हैं, तो नंबर्स का डिफरेंस तो इतना है कि 30,000 की भी संख्या आती है और 50 लाख तक की भी संख्या आती है पूरे पार्टीशन के दौरान। पूरे पार्टीशन मतलब मिनिमम नंबर इज 30,000, मैक्सिमम नंबर इज 50 लाख कि 50 लाख लोग मारे गए। तो हम पकड़ के चलते हैं, मेरी जो समझ है उसमें मैं मानता हूं कि कम से कम पूरे भारत में 15 लाख लोग की हत्या होती है। 12 से 15 लाख कम से कम ये हत्या है, मिनिमम है। अब आइए जो 4,000 वाली डायरेक्ट, वो शुरुआत थी बेसिकली जब कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान दिया था, अगर मुझे डेट ठीक याद है तो 16 मई 1946 को। उसके बाद स्थितियां बदलनी शुरू होती हैं। जून में पहले ये दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन 10 जुलाई 1946 को पंडित नेहरू जी का कैबिनेट मिशन ने अलग पाकिस्तान की नहीं, उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उन्होंने प्रांतों को 3 हिस्से में ABC करके बांट दिया था कि कुछ हिंदू बहुल होंगे, कुछ मुस्लिम बहुल होंगे और कुछ पूर्वोत्तर के जो मुस्लिम बहुल हैं। तो एक तरह से 2 मिनी पाकिस्तान का बीज उसमें था। इसको पहले जिन्ना नेहरू दोनों सबने मान लिया, पहले सबने मान लिया, लेकिन 10 जुलाई 1946 को जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बंबई में, उस समय के बंबई में, और उसमें नेहरू जी इस तरह की बात कहते हैं कि उससे जिन्ना भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या मानना है, ये मैंडेटरी थोड़ी या बाइंडिंग थोड़ी है हमारे लिए, कुछ इस तरह की बात करते हैं। और उसके बाद 29 जुलाई को वो मुस्लिम लीग की बैठक बुलाते हैं बंबई में ही, और उसी दिन डायरेक्ट एक्शन डे की। और जैसा अभी भाई विवेक जी ने बताया कि क्या उसके पीछे का रीज़न था कि जो जंगे बद्र थी जिसमें काफिरों से लड़के मक्का लिया गया था, उस दिन को चुना जाता है 16 अगस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो भी आप बात कर रहे थे, कैबिनेट मिशन ने भारत की विभाजन की सिफारिश नहीं की थी। वो जो भी प्रपोजल लाए थे उसको नेहरू और जिन्ना दोनों ने स्वीकार किया। आप कह रहे हैं कि उससे पीछे पहले नेहरू हटे और बाद में जिन्ना हटे। नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद फिर जिन्ना ने कहा अब तो हम पाकिस्तान लेके रहेंगे। बिल्कुल, उसके बाद तो उसने सीधे डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। और आपने कहा ना कि उसके बाद, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट एक्शन डे या बंगाल का जो नरसंहार है, जेनोसाइड है, वो वहीं तक नहीं रुक रहा है। उसके बाद तो पूरे देश में फैल रहा है ना। अगस्त में होने के बाद धीरे धीरे 1-2 महीने बाद वो बिहार में फैल रहा है। नोआखाली अब जो नोआखाली तो अब जो ईस्ट पाकिस्तान बन गया जी, अब बांग्लादेश। आप एग्री करते हैं कि ये हिंदू जेनोसाइड था, कैलकाटा किलिंग्स? बिल्कुल। जो शुरू का 2 दिन है, 48 घंटे जिस तरह की नृशंस हत्या हुई है, आपको आप रोंगटे खड़े कर देने वाले वो पूरे इंसिडेंट्स हैं। आप उनके, यद्यपि मैं फिर कह रहा हूं, आज रात को सो नहीं पाएंगे। यस, आप सो नहीं पाएंगे। जीबी मजूमदार एक्स आईजी ऑफ पुलिस है वेस्ट बंगाल, राइट? तब वो 16-17 साल के थे। इनका वीडियो टेस्टिमोनियल है मेरे पास, 100 साल की उम्र का वीडियो। अच्छा, अब अभी हमने किया उनका, पर उनका कोट बता देता हूं, इंग्लिश में है। वन डे a ghastly scene of barbarity came to my notice while going to the university through Raja Bazar area, like butchers who keep parts of slaughtered animals hanging by hooks, मतलब बकरे जो लटकाए जाते हैं मटन मार्केट में। naked bodies of Hindu girls, their hands and legs severed were kept hanging by hairs, उसमें लटकाया उनको, जहाँ बकरे लटकाते हैं मटन मार्केट में, वहाँ पे नग्न हिंदू महिलाओं को लटकाया गया था। It was the first time that I saw the open upper part of ladies। ये मिस्टर जीबी मजूमदार, एक्स आईजी ऑफ पुलिस, वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा, एक छोटा, महात्मा गांधी के जो सेक्रेटरी थे प्यारेलाल, नाम तो सुना होगा आपने, सभी ने सुना है उनका नाम। तो वो लिखते हैं कि द लूटिंग एंड किलिंग वेंट ऑन फॉर 40 आवर्स इन सम लोकेलिटी, द स्ट्रीट्स वर स्ट्रून विद डेड बॉडीज एंड द फाउल ओडर ऑफ डिकेड एंड डिकेइंग कॉर्प्सेस which lay unattended for days filled the air. Dead bodies had been pushed down the manholes with the result that the drains were choked. जो मैनहोल से, क्योंकि उन्हें साफ करने वाला कोई नहीं था, तो वो खोल के निकाल के लोहे के जो होते हैं उसके अंदर डेड बॉडीज को डाला, उससे पूरा शहर चोक हो गया। और ये सत्य है, काला पानी निकल के बाहर आ गया था कलकत्ता में, और लाशें उसमें ऐसे बह रही थी जैसे बाढ़ में बहने लगती हैं। डेड बॉडीज ले इन हीप्स इन द बाइलेन्स, प्रोवाइडिंग अ ग्रूसम फीस्ट टू स्ट्रीट डॉग्स, जकाल्स एंड वल्चर्स। They were seen floating down the river. There were stories of children being hurled down from the roofs of the houses or burnt alive. छोटे बच्चों को उबलते पानी में डाला गया था। Of women being raped, mutilated and then killed. Margaret Bourke White, Life magazine की
फोटोग्राफर हैं, वो लिखती हैं, इन दिस ग्रेट सिटी एज लार्ज एज डिट्रॉइट vast areas were dark with ruin and black with the wings of vultures that hovered impartially over the Hindu dead bodies. ये टाइम मैगजीन का सुना दिया, आईजी साहब का सुना दिया, महात्मा गांधी के प्यारे लाल जी का सुना दिया। अब आप इससे अधिक, पर प्रॉब्लम क्या है कि सत्य को दबाया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी थी उसके पीछे, जिसके कारण डायरेक्ट एक्शन तो इनको छुपाया गया, और जो रियल हीरोज थे हमारे फ्रीडम मूवमेंट के, उनके नाम दबा दिए गए। ये जो आपने जैसे भी कोर्ट्स में हमें बताया, ये आपने ऐसे ही पिक्चराइज किया? जी, ऐसे ही दिखाया जी, जितना सत्य हो। मैंने तो फोटोज जो हैं उनको ये बारबैरिटी और जी क्रूवलिटी जी, ये ऐसी ही है जी कैमरे पर, तो कोई तो दिखाएगा। इसी पे मेरा सवाल है, क्योंकि ये आरोप है आप पे, मतलब जो आपकी क्राफ्ट पे जो आरोप लगता है, सच बहुत कड़वा होता है, कई बार नहीं देखा जाता, आंखें बंद कर लेनी पड़ती हैं। क्या वो ऐसे ही बिल्कुल नेकेड ट्रूथ, पूरी नग्नता में दिखाना सिनेमा में, जो करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, क्या ये ठीक है? 18 देशों में होलोकास्ट को डिनाई करना क्राइम है। मतलब अगर आप ट्वीट करो, आज भी अगर आप जाओ, अगर आप जर्मनी में लैंड करो, आप हॉलैंड में लैंड करो, आप फ्रांस में लैंड करो, आपने ट्वीट कर दिया एज ए टूरिस्ट ऑल्सो कि होलोकास्ट तो हुआ ही नहीं था, पता नहीं, अब जैसे होलोकास्ट म्यूजियम्स बने हुए, आप जाओ, अरे ये क्या मजाक है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर आप नोटिस में आ गए तो। और हमारे यहाँ कोई पता ही नहीं, अभी 4000 40,000 में डिबेट चल रही है, हिटलर का टॉपिक ले आए, इलीगल है, जेल जाओ। आप ऐसे एकेडमिक डिस्कशन में यूनिवर्सिटी में आप हिटलर का कुछ मजाक तो आप कर ही नहीं सकते, हिटलर कह रहा हूँ वो हम अभी 40, आप होलोकास्ट पे पिक्चर बनी है, म्यूजियम्स बने, एक एक फोटो दिखाई जाती है, गैस चैम्बर में डाल रहे हैं, कैसे चुन रहे हैं बच्चे, इधर जाओ, अच्छा जो जिसके हेल्थ थोड़ी ठीक है वो इधर आ जाओ, इससे थोड़ा काम करवा सकते हैं, इसके होंठ थोड़े लाल हैं। तो लोग क्या करते थे, अपने आप को हेल्दी दिखाते थे, वो अपना खून काट के अपने आप को लगाते थे, हम हेल्दी दिखे तो हेल्दी हम कम से कम 1 महीने तो बच जाएं। और वो सब दिखाया, मूवी लाइफ इज ब्यूटीफुल में दिखाया है, शिंडलर्स लिस्ट में अनगिनत पिक्चर बनी हुई है। तो आई थिंक किसी ने अगर इस विभीषिका को ढंग से मेंटेन किया है और जिससे दोबारा ना हो, वो ज्यूज हैं, वो अमेरिका में बैठ के भी कर रहे हैं, वो इजराइल में बैठ के नेवर अगेन, उन्हीं का स्लोगन। और अगर हम दिखा रहे हैं तो देखिए, आपका प्रश्न नहीं है, वो जनता का प्रश्न है कि यार इतना विभत्स क्यों दिखा रहे हैं, भाई हुआ था। बल्कि कश्मीर फाइल्स में लोगों के कमेंट क्या है, अरे अग्निहोत्री जी ने तो आधा भी नहीं दिखाया, कैन यू इमेजिन, आधा भी नहीं दिखाया तो वो, और इसे देखने के बाद भी सब यही बोलेंगे कि यार इसमें कुछ दिखाया ही नहीं। मैं बता दूं, मतलब ईमानदारी की बात है, मैं इनसे प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था, मैंने पहले मिला नहीं विवेक जी से, मैंने कहा आपने पिक्चर बनाई कश्मीर फाइल्स, मेरी आंखों में आंसू आ गए फिल्म देख के, और एक फैक्ट है, पावरफुल फिल्म थी और उसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो मेरा सवाल वहीं का वहीं है, लेकिन उसमें भी दिखाया आपने कि खून सना हुआ चावल खिलाया गया एक महिला को, या जब वो आरे से काट दिया गया एक लड़की को। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो गोरी चीजें दिखाना ना, ये जरूरी क्यों है? बताता हूं क्यों जरूरी है। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ एब्सेंस। मतलब जब आप दिखाएं अगर फिल्म में कि अकाल पड़ा हुआ है और पीने के लिए पानी तक नहीं है और एक बूंद के लिए जानवर और इंसान लड़ रहे हैं, जब आप पानी नहीं दिखाते हैं तो देखने वाला पानी की इंपॉर्टेंस को समझता है। इन फिल्मों में जब आप एब्सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाते हैं तब ह्यूमैनिटी की वैल्यू बढ़ती है। यही कारण है कि ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा जाता है यूरोपियन आर्ट में, यूरोपियन गवर्नेंस में, पॉलिसीज में, कि जो है ये कभी दोबारा ऐसा ना हो। चूंकि हमारे यहाँ दबाई गया इन चीजों को, दिखाया नहीं गया इन चीजों को, इस कारण आज भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं जो पार्टीशन का कारण बनी। भारत आजाद होने के बावजूद कश्मीर हुआ। भारत के आजाद इतिहास में गुलाम भारत के से ज्यादा दंगे हुए हैं, ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी जली है और ज्यादा लोग मारे गए हैं और किसी को जस्टिस भी नहीं मिली है। वो इसलिए है क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं किया। इसलिए आपने नेवर अगेन लिखा टी शर्ट पे? हाँ, नेवर अगेन मैंने एज अ प्रोटेस्ट ही लिखा है। इसलिए लिखा है, नेवर व्हाट? नेवर अगेन एनी जेनोसाइड, नेवर अगेन एनी पार्टीशन ऑफ लैंड, माइंड, बॉडी। मैं अपनी धरती की बात कर रहा हूँ, दुनिया अपनी तरफ है, दुनिया में और लोग कर लेते हैं अपना काम, हम ही असहाय हैं। और ये इसलिए लिखा है क्योंकि पूरे विश्व के मानवता के इतिहास में सिर्फ एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जो लगातार 1200 साल तक प्रताड़ित रही, गुलाम रही और जिसके सारे राइट्स तोड़ लिए गए, जिसको दंडित और खंडित किया गया।
हमारे कहीं भी चले जाइए, स्टैचूज, मैं मूर्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैचूज देख लीजिए, घर देख लीजिए, सब तोड़े फोड़े गए। लिखा था वहाँ पे कलकत्ता में जगह जगह डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, पर हमारी जनरेशन को ये बात पता ही नहीं। अभी मैं आप बाहर ही एक किसी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहा था, मैंने पूछा जब बताओ सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी रही है प्रोसिक्यूटेड, उसे नहीं पता। मैं इतने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता हूँ, किसी को नहीं पता। ज्यूज बताएंगे आंसर। पर ज्यू, ऐसा कोई ज्यू बच्चा मिलेगा आपको सौरभ जी जो होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानता डिटेल में, या ब्लैक बच्चा मिलेगा जो स्लेवरी के बारे में नहीं जानता। अभी जब ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था, भारत के सारे लड़के लड़कियों बच्चों ने औरतों ने इंस्टाग्राम में ब्लैक वो डाल दिया था, ब्लैक लाइव्स मैटर। पहलगाम मरा तो किसी ने नहीं डाला, क्योंकि हमें कोई बताता नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है हमारी हिस्ट्री। तो मैं इसको अगर सिंपल करूं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझिए आपको अपने दादाजी ने कितना बलिदान दिया और कितनी पीड़ा सही है इसका सत्य ही नहीं पता। अचानक वो एल्बम कोई आपके सामने लेके आए कि देखो ये तुम यहां से आए हो, तुम्हारे दादाजी दादी जी ने कितना बलिदान, कितनी पीड़ा, कितने कोड़े सहे हैं, उन पे उबलता पानी डाला गया, इतना हुआ है, और इतने बलिदान के बाद आज तुम बैठे हो, वहां बैठे हो सौरभ आपके ट्रेलर में। अब आप मुझे ये बताइए, आप तब कद्र करेंगे अपनी पोजीशन की और इसकी ज्यादा फ्रीडम की, जब ज्यादा फ्रीडम की करेंगे। आप कहेंगे अब आइंदा मेरे दादाजी के साथ जो हुआ वो किसी के दादाजी के साथ नहीं होना चाहिए। आपने ट्रेलर में लिखा है कि इनका ट्रेलर, केवल बंगाल फाइल्स का ट्रेलर 1.5 करोड़ लोग देख चुके हैं। वो तो मैंने एक क्लिप देखी, तो और भी बहुत सारी क्लिप होंगी तो और होंगी। ये इंटरेस्ट दिखा रहा है आपकी फिल्म में लोगों का कितना। 5 सितंबर को पिक्चर आ रही है, ये तो बता दें आपको, 5 सितंबर को पिक्चर आएगी। आपने उसमें लिखा है, इफ कश्मीर हर्ट यू बंगाल विल हॉन्ट यू। जी, अगर मतलब ये पीछा करेगी आपका, ये छोड़ेगी नहीं, रात को जगाएगी आपको, ये रात को जगाएगी ये पिक्चर। अरे उस वक्त हमारे बाकी लीडर्स क्या कर रहे थे जब कलकत्ता किलिंग्स हो रही थी, तो नेहरू जी, गांधी जी क्या कर रहे थे? ये आई एम वेरी, आप पहले जर्नलिस्ट हैं जिसने मुझसे सवाल पूछा, और मैं बहुत खुश हूँ आपने पूछा, क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये एक युद्ध था, राइट? एक राष्ट्र से एक हिस्सा छीन लेना युद्ध होता है। विश्व के इतिहास में कहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जब कन्वर्ट लोगों ने अपनी मातृभूमि से अलग होने की मांग की हो। यह युद्ध था। उस युद्ध में आपको बताया मैंने, जिन्ना ने एक स्ट्रेटेजी की और हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। यह युद्ध हारा कौन और जीता कौन? हमारा देश टूटा, हम जीते, हम हारे। अब हम आज पढ़ाया जाता है, गांधी जी, नेहरू जी महान व्यक्ति थे, गांधी जी जैसे महान व्यक्ति इस विश्व में कम हुए। नेहरू जी जैसे चिंतक, फिलोसोफर, रोमांटिक बहुत कम हुए। मैंने उनकी किताबें पढ़ी है, बहुत अच्छे वक्ता थे, सब कुछ था, लेकिन बड़े बड़े नेताओं से गलतियां होती हैं। मैं मानता हूं गांधी जी और नेहरू जी असफल नेता थे। एक युद्ध में, उनके लीडरशिप में हम हार गए। विश्व की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमसे अलग हो गया। उनके नेतृत्व में लाखों लोगों की जान गई, लाखों लोग घर छोड़ छोड़ के भागे, लाशें ट्रेनों में आई, वह असहाय हो गए। यह बात कभी कोई करता नहीं है। इस नज़र से भी एक बार इसको देखना चाहिए। और वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि उनको ऐसा लगा कि हम लोग ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी करके शायद इसको रोक पाएं, और चूंकि उसको हमने आगे कंटिन्यू किया आज़ादी के बाद सेम फिलॉसफी को, इसीलिए भारत में हर वक्त कौमी दंगे होते रहते हैं, इसीलिए हर टीवी चैनल में दिन रात हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती है, इसीलिए हर इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे लड़ा जाता है। ये उसका मूल कारण। आपकी नज़र में नेहरू जी और गांधी जी की लेगेसी ये है कि एज लीडर्स दे वर फेलियर? एब्सोल्युटली। ओके। इन अ वॉर दे वर फेल्ड लीडर्स। ये आप ये डायरेक्ट एक्शन डे को रोकने के लिए क्या किया? उस वक्त क्या किया जा रहा था? मैं बताता हूं गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी और गांधी। तो उसमें बिहार में भी दंगे चालू हुए। नेहरू जी ने बोला, इफ हिंदुओं का एड्रेस किया, नेहरू जी ने बोला, इफ यू किल एनी मुस्लिम यू विल हैव टू किल मी फर्स्ट। गांधी जी गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए वहां जाके, और गांधी जी ने कहा कि जितने भी हिंदू लोग हैं अपने आर्म्स जो हैं, गोपाल मुखर्जी ने चालू किया था, वो सारे आर्म्स मेरे सामने सरेंडर करो। सबसे सरेंडर कराए। गोपाल मुखर्जी ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैंने अपनी बहू बेटियों बच्चियों को जब बचाने के लिए अगर एक कील का भी इस्तेमाल किया है तो मैं आपके सामने समर्पण नहीं करूंगा। उसके बाद गांधी जी गए नोआखली। नोआखली में राजेंद्र लाल रॉय चौधरी थे। मैं इसलिए इन हीरोज के नाम बोल रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा झूठ हमें जो सिखाया गया है, अर्ध सत्य जो बताया गया, वो ये है कि आप जो लोग जेल गए वो फ्रीडम फाइटर्स थे।
लेकिन जिन लोगों ने सड़क पे खड़े होकर लड़ाई लड़ी, हिंसा का जवाब हिंसा से दिया और हजारों बहू बेटियों को बचाया, क्या वो देश के हीरो नहीं माने जाएंगे? अब मैं आपको राजेंद्र लाल रॉय चौधरी का किस्सा बताता हूं। हिंदू कांग्रेस के सब मेंबर थे शुरू में। उन्होंने ये बोला कि भाई गांधी जी कह रहे हैं समर्पण करो, लेकिन यहां तो गुलाम सरावर हुसैनी, 80% उनकी पॉपुलेशन है मुस्लिम की, गुलाम सरावर हुसैनी उनका लीडर था मुस्लिम लीग का, ये कत्लेआम मचाने में लगा हुआ है बंदूकें लेके, तो हम सुरक्षा कैसे करेंगे? तो हम सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखेंगे। गांधी जी कांग्रेस ने कहा नहीं ये गलत है, वो नहीं माने, उन्होंने छोड़ा। हिंदू महासभा के, वो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और फिर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने नोआखली में। उन्होंने बंदूक रखी। दो गुलाम सरोवर तो लक्ष्मी पूजा होती है, खोजागिरी लक्ष्मी पूजा बंगालियों में बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें उनने जितने हिंदू थे शहर के उनसे कहा आके तुम मेरी बाड़ी में रहो। बाड़ी मतलब उनका जो बड़े घर होते थे, उनको अपने घर में शरण दी। गुलाम सरवर हुसैनी की मियार फौज मतलब मियाओं की फौज, उसने हमला किया। 2 दिन 2 रात तक वो आदमी अकेला अपने हथियारों से लड़ता रहा। अंततः उन 400 हिंदुओं को काट दिया गया और इनका सर काट के तश्तरी में पेश किया गया गुलाम को, और उनकी 2 बेटियों को सेक्स स्लेव दिया गया। उनका नीचे वाला धड़ स्वाम्प में फेंक दिया गया। गांधी जी एक दिन पद यात्रा पे जा रहे थे, गांधी जी के पांव के सामने उनकी लाश वहां पे मिली। तो इन लोगों को हीरो नहीं मानेंगे जो लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, देश के लिए कुर्बानी दी। हाँ, अरे आप मीडिया के, आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं, किसी को नहीं पता होगी। पहला सेंसरशिप नोआखली में हुआ। गुलाम वो बैकवाटर्स में है, तो सारे न्यूज़पेपर चीजें आना जाना सब नाव से होती थी, कलकत्ता से जुड़ा हुआ है यानी वो बैकवाटर से। गुलाम सरावर हुसैनी ने आदेश दिया कि अगले 10 दिन तक ना यहां से कोई खबर बाहर जाएगी ना कोई आएगी। पूरे भारत में 15 दिन तक जेनोसाइड चलता रहा, किसी को खबर नहीं लगी, पूरे इंडिया में किसी को पता तक नहीं था। नोबडी न्यू। ये नोआखली था। मैं अब जो अभी आपने गोपाल चंद्र मुखर्जी, क्योंकि वो इनके फिल्म में एक बहुत सशक्त किरदार उनका भी है, दिखाया जाएगा। गोपाल पाठक कहते हैं उनको। हमने भी पढ़ा है कि अच्छा ये बाद में पढ़ा, ये हमने अपनी स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ा, अब पढ़ते हैं जब बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं पढ़ने के लिए, अलग अलग जगह एवेन्यूज हैं, कि गोपाल पाठक ने कलकत्ता बचाया, नहीं तो कलकत्ता पाकिस्तान बन जाता। ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। और ब्राह्मण फैमिली से थे ये जी, लेकिन शायद मीट शॉप थी इनकी। जी जी। गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय या मुखोपाध्याय को हम लोग मुखर्जी कहते हैं वहाँ पे, जिन्होंने कहा गांधी जी के सामने मैं कील भी नहीं बेसिकली। हाँ, यस जी, बड़े क्रांतिवीर थे एक अनुकूल चंद्र मुखोपाध्याय, उनके नाम से शायद आप वाकिफ होंगे, उनके भतीजे थे। और वहाँ पे इनके एक मीट शॉप थी, एक अखाड़ा था, और कुछ युवा मित्रों के साथ उन्होंने एक भारत जातीय वाहिनी नाम की एक संस्था भी बनाई हुई थी। जब 2 दिन 48 घंटे इस तरह से बीत रहे हैं, पहले 2 दिन जब हिंदू ही मरे, जब केवल हिंदू मरे, और जिसके लिए वही अभी हम बात जिसको कर रहे थे कि 4000 से लेकर 40,000 का जो आंकड़ा है, 40,000 हिंदू या पता नहीं और कितने, क्योंकि एक इतिहासकार तो लिखता है उसमें, एक तो बंगाल पे सौरभ जी बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम काम हुआ, वहां जो सरकार रही उसने खत्म कर दिया। गांधी जी लगातार अपनी प्रार्थना सभाओं में और हर जगह कह रहे थे कि मैं विभाजन नहीं होने दूंगा, विभाजन मेरी लाश पर होगा। वो कह रहे थे कि देश जलता है तो जल जाए, लेकिन विभाजन नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर उसके बाद बहुत नाटकीय घटनाक्रम होते हैं, बड़ी तेजी से स्थितियां बदलती हैं, और 3 जून को माउंटबेटन अपना प्लान घोषित करते हैं। 4 जून को, सोचिए कितनी जल्दबाजी थी, हमें 30 जून 1948 तक का समय मिला था। क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी 30 जून 1948 तक, उसके पहले तो जो करना था पूरी तैयारी से किया जा सकता था। 3 जून को जब वो घोषित करता है, 3 जून 1947 को, 4 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और जब कोई प्रेस रिपोर्टर उससे पूछता है, कोई जर्नलिस्ट पूछ रहा है कि आपकी तैयारी क्या है कि जनता का स्थानांतरण कैसे कराएंगे, मरने मारने की बात छोड़ दीजिए, कम्युनल राइट्स की तो बात छोड़ दीजिए, वो क्या जवाब देता है, उसका जवाब रिकॉर्ड पे है। वो कहता है कि नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़े सीमा के गांव, जो सीमा पे लगे गांव हैं, इधर से उधर लोग चले जाएंगे, उधर से इधर आ जाएंगे। और फिर मैं कहता हूं ये तैयारी थी इनकी, ये सोच, ये तैयारी थी। तो एक इतिहासकार तो बड़े अलग अंदाज में लिखता है, कहता है कि एक ऐसा ऑपरेशन था जिसको करने से पहले किसी भी टूल को स्टेरलाइज या उसको ठीक तरीके से उसकी तैयारी तक नहीं की गई, स्टेरलाइज नहीं किया गया, जंग लगे टूल से उसको काट दिया गया। 1962 या 63 की बात है, एक फॉरेन के जर्नलिस्ट ने नेहरू जी से पूछा कि व्हाई डिड यू अग्री टू द पार्टीशन? लियोनार्ड मोस्ली 1960। His answer was
because we got tired of the violence. That's what he said, the leader of the country. मतलब एक सेनापति है, वो कहता हम थक गए थे, जैसे महाभारत में को दुर्योधन बोलते हम इसलिए हार गए थे कि हम थक गए थे, ये नहीं कि हम लड़ते लड़ते. देखिए, इट वॉज अ वॉर. मैं इसका पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहता हूँ. भारत सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है दुनिया को और आज तक जिंदा है. उसको काटना, उसका टुकड़े करने में को युद्ध ही बोल सकते हैं, और उसमें हमें हरवाने वाले ये स्ट्रेटजी थी. नेहरू जी महान आदमी थे, उनकी स्ट्रेटजी गलत थी. तो ये नेहरू जी ने कहा कि हम इसमें हम हिंसा से हिंसा देख देख के स्टेटमेंट है सौरभ जी, इसलिए हमने और हिंसा. अगर अनुमति दें तो पूरा स्टेटमेंट बताता हूं मैं. वो 1960 में लियोनार्ड मोस्ले, बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट है, वो इंटरव्यू कर रहा है, पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है. वो कहते हैं कि हम थक चुके थे, जैसा भी विवेक जी ने बताया, हम थक चुके थे, हमारे अंदर अब फिर से जेल जाने की, ज्यादातर राष्ट्रीय नेताओं की जेल जाने की क्षमता नहीं बची थी, और अगर हम अभी और ये जिद करते कि हम इस लड़ाई को लंबा खींचेंगे तो जेलें, भारत की जेलें हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, हम जेल जाने को तैयार नहीं थे. मतलब 4 लोग जेल नहीं जाना चाहते, इसलिए आप नेहरू जी का स्टेटमेंट. जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड पे लियोनार्ड मोस्ले का इंटरव्यू है, पूरा इंटरव्यू मैं आपको दे दूंगा. उन्होंने कहा कि अब जेल, ये लोग जो व्हाट्सएप में आता है कि जेल जाने के और लंबे समय जेल जाने के डर से विभाजन. और जिन्ना तो ही नेवर गॉट टायर्ड. अच्छा, जिन्ना की स्ट्रेटजी देखिए, उसको था ट्यूबरक्लोसिस, किसी को पता ही लगने दिया उसने. पता. और माउंटबेटन ने लिखा है अपने उसकी जो बायोग्राफी है, माउंटबेटन ने ये बोला है, इफ आई हैड नोन दैट ही हैड ट्यूबरक्लोसिस आई वुड हैव नेवर अग्रीड टू मेक पाकिस्तान. वो धूल झोंक के, देखिए इस्लाम में अलतकिया एक चीज होती है, राइट, कि आप बीमार हैं, हेल्दी दिखो, आपके मैं नफरत करता हूं आपसे लेकिन प्यार से मिलूं, आपको धोखा, आंखों में धूल झोंकने के काम को अलतकिया बोलते हैं. तो बेसिकली जो एक इस्लामिक स्ट्रेटजी है, उसके सामने ये हम हार गए. पर सुभाष चंद्र बोस का नाम क्यों दबाया गया? वो तो लड़ने के लिए तैयार थे. गोपाल मुखर्जी का नाम, अब गोपाल मुखर्जी को कोई सिवायर ऑफ कैलकटा बोलता है कि इन्होंने कलकत्ता को पाकिस्तान बनने से बचा लिया, नहीं तो वो पाकिस्तान चाहते थे. ईस्ट पाकिस्तान के पास कोई इंडस्ट्री नहीं होती, कलकत्ता में था जो था, इसलिए उनको कलकत्ता चाहिए था, और वो चला जाता क्योंकि वो डोमिनेशन हो जाता है इतना. गोपाल पाठक ने वो डोमिनेशन नहीं होने दिया उस वक्त मुस्लिम लीग का वहां पर, मगर उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया. इसलिए एक वर्ग है हमारे यहाँ जो गोपाल पाठक को हीरो नहीं मानता. जी, तो गोपाल पाठक क्या थे? सेवियर थे डेफिनेटली, और वो बड़े मां काली के भक्त थे, बड़े हम्बल आदमी थे. जो लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं था कि वो तलवार लेके निकल. ही यूनाइटेड एवरीबॉडी. उन्होंने कहा तुम मारवाड़ी हो, तुम चंदा दो, पैसा दो, तुम सिख हो, तलवार चलाना जानते हो, आ जाओ, तुम यादव हो, तुम लठ चलाना जानते हो, तुम आ जाओ. और ऐसे सबको एकत्रित किया. सब बटे हुए थे हिंदू वहां पे, सबको इकट्ठा करके फिर इनने जब जवाब दिया तो अल्टीमेटली दे हैड टू लूज. अच्छा, और लेकिन किलिंग्स का जवाब किलिंग्स से दिया. जी जी बिल्कुल दिया. युद्ध में लड़ा जाता है, युद्ध में डरा नहीं जाता है, भले ही आप हार जाएं. बड़े बड़े छोटे रियासत हुई हैं, वो लड़ते लड़ते आखिरी सांस तक मरी है, सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में. और जो घुटने टेक देता है वो हार जाता है, वो खत्म हो जाता है. तो कैसे बचाया उन्होंने कलकत्ता? इसी तरह से फिर जब हिंदू यूनाइटेड होकर निकला, माँ काली का नाम लेके पूरे कलकत्ता में जय माँ काली करते हुए निकले जब उन लोगों ने. पर एक बात ये भी है, उन्होंने आदेश दिया था किसी छोटे बच्चे महिला को कोई छुएगा नहीं, और उनने खुद मुस्लिम बच्चों और महिलाओं को बचाया, खुद बचाया. गोपाल मुखर्जी ने अपने घर में शरण देके बचाया. उनके पोते ने आपके ऊपर केस कर दिया, नहीं सुना अब कि भाई वो गोपाल पाठक को गलत लाइट में दिखा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. उनसे मेरी कई महीनों से बात भी चल रही थी. देखिए, अब कोई किसी का पोता है तो वैसा ही हो, इसमें कोई वो नहीं है. फिल्में आती हैं, जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो कई सारे लोग जो हैं तरह तरह से उसका फायदा उठाना चाहते हैं. मेंबर भी हैं शायद. हाँ, वो टीएमसी के मेंबर भी हैं. तरह तरह का फायदा. ये मेरी समझ में नहीं आया कि इनका ट्रेलर लॉन्च हो रहा था किसी होटल में, पहले तो थिएटर में. हाँ. और उस दिन हम लोग, दिन वाला प्रोग्राम हमारा लाइव चलता है तो मैं उसमें था, तभी वो खबर आई कि वहाँ शायद बिजली काट दी है, हंगामा हो गया है. कुछ आपकी पुलिस वाले से मेरा सवाल ये है, ये बड़ा आप भी सोचोगे अजीब बात नहीं है, ये पार्टीशन पर कोई पिक्चर बन रही है, अभी आज की घटना में तो नहीं बन रही, पार्टीशन पर पिक्चर बन रही है, उसका विरोध क्यों है आज? यही मुझे भी आश्चर्य है. देखिए, यहां मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं. वो ये है कि भारत के हिंदू जेनोसाइड भारत में जो हुआ, उसका विद्रोह कौन कर सकता है? लॉजिकली पाकिस्तान कर सकता है कि भाई कहीं सत्य ना निकल के आ जाए. मुस्लिम लीग कर सकती है, और कौन करेगा भारत में? आश्चर्य है कि पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के इशारों पे उन्होंने रोका इसको. क्यों रोका? मैं तो ममता जी से कहना चाहता हूं कि भाई आपके दादा दादी नाना नानी ने भी तो बलिदान दिया, ये उन्हीं की तो कहानी है.
कभी इस नजर से भी तो सोचने की कोशिश करिए। टीएमसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आपकी पिक्चर पर, आप सुनो शांति सुनो, इसके बाद आप बोला, इट इज अ क्रूड अटेम्प्ट टू कम्युनलाइज बंगाली हिस्ट्री इन द मिडल ऑफ इलेक्शन साइकिल। कौन इलेक्शन साइकिल? इलेक्शन तो बिहार में हो रहा है, अगले साल इलेक्शन होगा, तो उससे पहले आप कम्युनलाइज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हर वक्त इलेक्शन, जब फिल्म रिलीज करिए इलेक्शन नहीं चलता रहता। इसी पे एक बात, देखिए आपका ट्रेलर 1.5 करोड़ लोग देख चुके हैं, तो वहां पे एक थिएटर्स दिखाना कि मैं आपका ट्रेलर रोक रहा हूं, ट्रेलर तो आपका, आप चलो वहां कितने लोग बैठे होंगे, 300-400 लोग, उनको नहीं देखना तो वो तो घर जाके देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से दिखाना भी है कम्युनिटी को, देखो हम ट्रेलर में दिखाने देंगे। वोट बैंक होता है, पर मुझे जिन लोगों ने रोक तो वैसे भी नहीं पाएंगे ना, नहीं वैसे लेकिन एक बात मुझे बताइए, जब कश्मीर फाइल्स आई थी, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, मैं नाम नहीं ले सकता, रिपोर्टर है, उसने लिखा कि एक गैर जिम्मेदार फिल्म ने सब बिगाड़ दिया। क्या बिगड़ा? सब बिगाड़ दिया। शांति, कश्मीर में जो शांति थी, जो माहौल था, सबसे अधिक शांति तो वहाँ पे उसके बाद ही हुई। यासीन मलिक जेल चला गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बिना सुओ मोटो पहली बार एयरफोर्स ऑफिसर्स की किलिंग को निकाल दिया। पूरे भारत में अवेयरनेस बढ़ गई। फ्री कश्मीर के नारे लगते थे, वो बंद हो गए। सारी दुनिया जो है समझ गई कि कश्मीर का स्टेटस क्या है। पहलगाम का जब इंसिडेंट हुआ, पहली टेररिज्म के हमेशा होते रहे, पहली बार पूरा भारत एक आवाज में पहलगाम के साथ खड़ा हो गया। तो कहाँ शांति? अब साहब पिक्चर तो आ रही है, 5 तारीख को आ रही है। ममता जी देखेंगे कि नहीं देखेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर उनका नंबर है तो मुझे दे दें, आप उनसे सिफारिश कर दें। मैं चाहता हूं वो देखें। देखिए कारण है, गंभीर कारण है, हंसी मजाक कम, गंभीर कारण है शांतनु। कारण ये है कि बंगाल के लोग देखना चाहते हैं। आप ट्रेलर के नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए, एक एक बंगाली कह रहा है कि हमारी कहानी है। ममता जी जब फिल्म देखेंगी उनको समझ में आएगा ये उनके भी पुश्तों की कहानी है, उन्हीं के खानदान की, उनके परिवार की कहानी है। ये जय मां काली की कहानी है, ये बंगाल की कहानी है, ये भारत की कहानी है। उन्हें गर्व होगा, सैल्यूट करेंगी इस बात पे। लेकिन एक तो मैं विवेक जी को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि ये लोग भी कोई चिक फ्लिक अच्छी पिक्चरें, हंसी मजाक की पिक्चरें बना सकते थे, लेकिन ये वो लेके बैठे हैं, एक मिशन लेके बैठे हैं। खुद सीबीएसई के बोर्ड में भी है। मेरे ख्याल से हमें इस समय एक ओपन माइंड से सेंसर बोर्ड में है। आपके दोस्त भी हैं। आप मेरे को प्लीज गालियां पढ़वाएंगे? बिल्कुल गाली नहीं, मैं वहां, मेरा बस ये कहने का मतलब है, बस ये बात कहना चाहूंगा, कई सालों से नहीं गया हूं। देखिए साहब, इस प्रोग्राम में सर सारी मैंने पहले सब खुल के बात हो जाती है। विवेक अग्निहोत्री जी सेंसर बोर्ड के मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर। ये आप ट्रोल करवाएंगे। विवेक अग्निहोत्री जी और शांतनु जी दोस्त हैं, और शांतनु जी की पिक्चर फंस गई। हमें पिक्चर, मेरी भी पिक्चर में बहुत विवाद हुआ, ऐसा नहीं है। मैं भी वही गोते खा के निकला। मैं कह रहा हूँ कि क्रिएटर के पास या पहले तो सीबीएफसी के चंगुल से निकले, सेंसर बोर्ड के, फिर वो स्टेट उसे पकड़ ले कि मैं उसका लंच कर दूं। मेरे ख्याल से क्योंकि आप इतने जिम्मेदार पद पे हैं भाई, सेंसर बोर्ड का नाम भी सेंसर बोर्ड नहीं, सर्टिफिकेशन बोर्ड है। कश्मीर फाइल्स देखो, एक तो आर्ट है ये, बिल्कुल। किसी को मॉडर्न आर्ट समझ में आती है, किसी को नहीं आती। पिक्चर किसी को अच्छी लगती है, वही पिक्चर किसी को बहुत बुरी लगती है। तो ये तो बड़ी इंडिविजुअल वाली बात है। आपका मन करे आप देखो, 1.5 करोड़ लोग अगर ट्रेलर देख सकते हैं तो पिक्चर भी देखना चाहेंगे वो। तो आपके क्राफ्ट को, आपकी नीयत को मैं सच्चा शुद्ध मानते हुए आपको वाकई आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आप वो पन्ने खंगाल रहे हैं जो शायद दफन ही हो जाते हैं, सही बात, कभी आते ही नहीं हमारे सामने। सही बात। शुभकामनाएं विवेक जी आपको, आपकी फिल्म के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम जी बहुत शुक्रिया आपका, शांतनु जी बहुत धन्यवाद आपका।